आज हम सिर्फ एक किताब की बात नहीं करने वाले हैं। नहीं, ये किसी कानूनी दस्तावेज की सूखी कहानी नहीं है। ये तो एक महाकाव्य के बनने की दास्तां है। ये कहानी है भारतीय संविधान की, एक तरह से हमारे राष्ट्र की आत्मा की कहानी। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हों, जहां अनगिनत संस्कृतियां हों और जो विभाजन के गहरे जख्मों से जूझ रहा हो। ऐसे देश के लिए एक रूल बुक, एक नियम पुस्तिका कैसे बनाई जाए, ये सवाल सिर्फ बड़ा नहीं था, ये लगभग नामुमकिन सा लगता था। और इसी सवाल का सामना हमारे देश को बनाने वालों ने किया था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल था 1947। ये सिर्फ आज़ादी का जश्न मनाने का वक्त नहीं था। असल में ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती का समय था। उस वक्त का माहौल सोचकर देखिए, कितना तनाव भरा रहा होगा। एक तरफ तो बंटवारे का दर्द था जिसका जख्म अभी ताज़ा था। दूसरी तरफ सैकड़ों छोटी बड़ी रियासतें थीं जिन्हें यह तय करना था कि वो भारत के साथ रहेंगी या नहीं। ऊपर से देश में गरीबी थी, अनगिनत भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां थीं। मतलब इतने सारे अलग अलग धागों को एक साथ लाकर एक मजबूत कपड़ा कैसे बुना जाए, यही सबसे बड़ा सवाल था। अब इस मुश्किल सवाल का जवाब देने के लिए भारत के कुछ सबसे बेहतरीन, सबसे दूर की सोचने वाले दिमाग एक साथ आए, और इन्हें हम जानते हैं संविधान सभा के सदस्यों के नाम से। ये जो सभा थी ना, ये सिर्फ कुछ नेताओं की मीटिंग नहीं थी। नहीं, ये तो समझिए पूरे भारत का एक छोटा सा मॉडल था, एक मिनी इंडिया। इसमें वकील थे, बड़े बड़े विद्वान थे और समाज के हर हिस्से से लोग आए थे। और इन सब का मकसद सिर्फ एक था, एक ऐसा भारत बनाना जो एक हो और जहां लोकतंत्र हो। और उनका काम कितना जरूरी था, वो इन दो तस्वीरों से साफ पता चलता है। देखिए, एक तरफ संविधान सभा के अंदर जोरदार बहसें चल रही हैं, हर एक शब्द पर, हर एक नियम पर। और दूसरी तरफ हैं देश के करोड़ों आम लोग जो बस एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक ऐसा भविष्य मिलेगा जहां उनकी भी आवाज की कोई कीमत होगी। इन्हीं बहसों और उम्मीदों के बीच एक पुल बनाने का काम था इस सभा का। और एक बात साफ कर दूं, ये काम कोई जल्दबाजी में नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सोची समझी और लंबी प्रक्रिया थी। आप सोचिए, दिसंबर 1946 में शुरू होकर ये जनवरी 1950 तक चली। हर एक विचार पर, हर एक छोटे से छोटे कानून पर महीनों तक बहस होती थी। लेकिन बात सिर्फ कानूनों और बहसों की नहीं है। हमारा संविधान सिर्फ शब्दों का एक कलेक्शन नहीं है। ये अपने आप में एक कला का नमूना है, एक आर्टिस्टिक मास्टरपीस। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, जो भारत का ओरिजिनल संविधान है ना, वो प्रिंटेड नहीं है। हाँ, सही सुना, उसे टाइप नहीं किया गया था। वो तो पूरी तरह से हाथ से लिखा गया एक शानदार कलात्मक दस्तावेज है। इसे लिखने का काम किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, जिनकी लिखावट कमाल की थी। और सिर्फ लिखा ही नहीं गया, नंदलाल बोस की अगुवाई में शांति निकेतन के कलाकारों ने इसके हर एक पन्ने को खूबसूरत कलाकृतियों से सजाया। तो ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, ये सच में एक राष्ट्रीय खजाना है। लगभग 3 साल, सोचिए जरा, पूरे 3 साल तक लगातार बैठकें हुईं, बहसें चलीं, गहरा मंथन हुआ। ये सब इसलिए ताकि एक ऐसा दस्तावेज बन सके जिसमें देश के हर कोने की, हर इंसान की आवाज शामिल हो। और ये फैक्ट तो मुझे बहुत पसंद है। 303, जी हाँ, 303 पेन की निब का इस्तेमाल हुआ था पूरे संविधान को लिखने में। मतलब सिर्फ एक किताब को लिखने में इतनी निबें खत्म हो गई। ये छोटी सी बात उस दौर के लोगों के समर्पण और उनकी मेहनत की कहानी कहती है। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि भारत का संविधान बन गया दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान। पर इसका बड़ा होना इसकी कमी नहीं, बल्कि इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये दिखाता है कि इसे बनाने वालों ने कितनी गहराई से सोचा और देश की हर एक विविधता को, हर समुदाय को और हर जरूरत को इसमें जगह देने की कोशिश की। लेकिन जैसा मैंने कहा, असली जादू इसके साइज में नहीं है, वो तो इसकी आत्मा में बसा है। ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि देश कैसे चलाना है, बल्कि ये समाज को बदलने का, उसे बेहतर बनाने का एक पावरफुल टूल है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसे अक्सर एक सोशल डॉक्यूमेंट या सामाजिक दस्तावेज कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसका मकसद सिर्फ ये बताना नहीं था कि सरकार कैसे काम करेगी। नहीं, इसका असली मकसद था समाज में सदियों से चली आ रही ऊंच नीच, भेदभाव को खत्म करना और एक नए मॉडर्न भारत को बनाना। मशहूर इतिहासकार ग्रैनविल ऑस्टिन ने भी यही बात कही थी। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान सबसे पहले और सबसे जरूरी एक सामाजिक दस्तावेज है।
ये समाज में सुधार लाने का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया है। और ये जो सोच है ना, ये इसके प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में साफ साफ दिखती है। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, ये वो मजबूत पिलर्स हैं, वो स्तंभ हैं जिन पर आज के भारत की पूरी इमारत खड़ी है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? इसे बनाने वालों का लक्ष्य ही यही था कि एक ऐसा दस्तावेज बनाया जाए जो वक्त के हर इम्तिहान में पास हो। उनका सपना था कि ये एक ऐसा दस्तावेज हो जो आने वाले युगों तक बना रहे, क्योंकि वो जानते थे, वो बहुत अच्छी तरह जानते थे कि आने वाला वक्त बदलेगा, समाज बदलेगा और देश को एक ऐसे संविधान की जरूरत पड़ेगी जो उस बदलाव के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। और इसीलिए उन्होंने इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट यानी एक जीवंत दस्तावेज बनाया। मतलब इसे पत्थर की लकीर जैसे सख्त नियमों की किताब नहीं बनाया, बल्कि इसे एक फ्लेक्सिबल ढांचे की तरह तैयार किया ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इसकी व्याख्या कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर इसमें बदलाव भी कर सकें। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? ये नंबर 100 से भी ज्यादा। हमारे संविधान में 100 से ज्यादा बार बदलाव यानी संशोधन किए जा चुके हैं। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है। नहीं, ये भारत के लोगों के साथ साथ बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है और उनकी बदलती हुई उम्मीदों को अपने अंदर समेट रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ये दस्तावेज जिसे आने वाले युगों के लिए बनाया गया था, आज हमारे लिए इसका क्या मतलब है? जो आदर्श, जो सपने इतनी मेहनत से इसमें बुने गए थे, क्या हम आज उन पर खरे उतर पा रहे हैं? ये सवाल सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है, ये सवाल हम सबके आज से और हमारे आने वाले कल से जुड़ा है।